ठीक हो गया। वो भी आपकी ऐसी कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है तो वो भी आपने उस सूट में अपने बताने हैं। द परफॉर्मेंस आर अकरेंस ऑफ व्हिच इंटेंडेड टू कंटेस्टेड शैल बी डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड इन हिज pleading by plaintiff or defendant as the case may be are subject thereto, and avowment of the performance or occurrence of all condition precedent necessary to the case of plaintiff or defendant shall be implied in his possession in his pleading। कहता है कि जी आपने कोई आपकी कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो आपने मेंशन करनी है। सपोज के पोजेशन का दावा है, वो कहेगा कि जी पहले आपने 5 लाख देना है, फिर आपको ये जो है वो नाम करवा के देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया है। तो वो कंडीशन ऐसी कोई प्रेसिडेंट है दावे से पहले, तो वो आपने लाजमी फुलफिल करनी है। या आप देख लें कि जी जो गवर्नमेंट के खिलाफ आप सूट फाइल करते हैं, सेक्शन 80 सीपीसी का वो ये कहता है कि जी गवर्नमेंट के खिलाफ जब भी आप दावा दायर करेंगे तो आप 2 महीने पहले नोटिस देंगे उसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। तो ये क्या है, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। तो इसका भी आपने जिक्र करना है कि जी मैंने पहले नोटिस कर दिया है या नहीं किया, ठीक है। अगर पहले नोटिस गवर्नमेंट के खिलाफ नोटिस बनता है, नहीं करते, तो बाद में गवर्नमेंट को 3 महीने मिल जाते हैं जवाब दावा के लिए, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जी आपकी जो कोई प्राइस से पहले कोई कंडीशन है तो वो भी आपने अपने स्टेटमेंट में, अपने प्लेंट में, प्लीडिंग में आपने बतानी है। आगे कहता है डिफार्चर, कहता है नो प्लीडिंग शेल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड और कंटेन एनी एलिगेशन of fact of inconsistent with previous pleading of party to suit। कहता है कि जी एक दफा आपने जो कुछ लिख दिया बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ये चीज है, ठीक है। कोई भी प्लेडिंग जो कि आपने एक दफा कोर्ट में दे दी उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट हम आर्टिकल 6 रूल 17 के साथ करेंगे, ठीक है। अब ये देखें कि ये पहले प्लेंट था ये, ठीक है, अब ये प्लेंट था, इसको वो चेंज नहीं कर सकते थे। ये प्लेंट है, ये प्लेंट है, ठीक है। इसमें वो 10 मरले है, सारा कुछ है। उसमें कहता है कि जी ये एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि जी आप जैसे ये था कि 2.5 लाख रुपए वसूल कर लिए, बाकी 2.5 लाख रहते हैं। अब ये कोर्ट में आ गया तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते। हाँ, एक ऑप्शन है कि आप अप्लीकेशन दें आर्टिकल 6 रूल 17 की, तो कोर्ट आपको इजाजत दे दे तो फिर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, फिर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने इजाजत ली थी कोर्ट से इजाजत लेके हमने ये अमेंडमेंट की थी। कौन सी? ये कि जी वो उसने 5 लाख के 5 लाख वसूल कर लिए, ये थोड़ी एक अमेंडमेंट की थी। तो कहता है कि जी एक दफा जो आपने दावा कर दिया उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, उसमें अमेंडमेंट कोर्ट की इजाजत के साथ है, आप कोर्ट इजाजत दे तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। आ गया जी 8, डिनायल ऑफ कंट्रैक्ट। कहता है वेयर अ कंट्रैक्ट इज अलेज्ड इन इन is alleged in pleading bare denial of the same by the opposite party shall be construed only a denial in fact of the express contract or alleged of the matter in fact from which the same may be implied, and but not as denial of legality or sufficiency in law of such contract। कहता है कि जी आपका इस खिलाफ कंट्रैक्ट हुआ, आपने उस कंट्रैक्ट को डिनायल कर दिया, उस कंट्रैक्ट को आपने डिनाई किया, तो सिर्फ जो डिनायल है वो डिनायल आपका वो सफिशिएंट नहीं माना जाएगा। सिर्फ आपका डिनाई कर देना, उससे कंट्रैक्ट की लीगैलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उससे कंट्रैक्ट की लीगैलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में चली जाती है तो दूसरी पार्टी यही कहती है कि जी हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इसने जैली अपना जो है एग्रीमेंट बनाया हुआ, कोई जैली साइन है,
मेरे कोई साइन भी नहीं है, तो उनका सिर्फ मेयर डिनाइल सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ उसके डिनाइल से ये नहीं है कि जी वो दावा खत्म हो जाएगा, नहीं, वो फर्दर एविडेंस में सारा कुछ होगा। ठीक है, फर्दर एविडेंस में होगा सारा कुछ। सर ये बात नहीं समझ आई मुझे, डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मैडम, आपने कंट्रैक्ट किया मैडम नईमा साहबा के खिलाफ के साथ, आपने मैडम नईमा साहबा से उनकी कार खरीदी है, 10 लाख में खरीदी है, ठीक है, 8 लाख दे दिया, बाकी 2 लाख देना है। अब 2 लाख आपने कहा कि जी 2 महीने तक दूंगी तो आपने मुझे कार दे देनी है, उसने कहा ठीक है। अब आपने 8 लाख दिया हुआ है, बकाया 2 लाख आप देती हैं, तो वो आपको कार नहीं देती, वो मुकर जाती है, डिनाइल कर देती है। आप आके कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर देती हैं, उसी कंट्रैक्ट को परफॉर्म करवाएंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैडम नईमा साहब आती हैं, जवाब देती हैं, जवाब दावा देती हैं कि जी मैंने तो इससे कोई 8 लाख नहीं लिए, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, मैंने कोई ये सारा जो एग्रीमेंट है ये झूठा है, इस फ्रॉड पे मबनी है, इस पे ऐसा कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उनका ये सिर्फ डिनायल है। ठीक है, उनका ये डिनायल आपकी कंट्रैक्ट की लीगैलिटी या कंट्रैक्ट की सफिशिएंसी पे फैक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, उनके डिनायल से ये नहीं हो जाएगा कि जी आपका कंट्रैक्ट नल एंड वाइड हो जाए, उनके डिनायल से ये नहीं होगा कि जी आप दावा दायर नहीं कर सकती। ठीक है, जी सर। ठीक हो गया जी। चलें जी, आगे जी आपका इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। कहता है वे व्हेन एवर द कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर मटेरियल, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof briefly as possible, without stating out the whole or any part thereof, unless precise fact determine any part of the facts or material। ठीक है, कहता है कि जी आपका इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कि कोई डॉक्यूमेंट है जो कि नेसेसरी है, जरूरी है, तो ये काफी होगा कि आप उसकी प्लीडिंग में इतनी वर्ड लिख दें कि जितनी के आपको लगता है कि ये जरूरी है। ठीक है, जितनी के जरूरी है, पूरा वो डॉक्यूमेंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट जो कि मटेरियल है, जरूरी है, तो आप ये इट इज सफिशिएंट इन एनी प्लीडिंग टू स्टेट द इफेक्ट देयर ऑफ एज पॉसिबल, कि जी क्या इफेक्ट होगा, विदाउट स्टेटिंग आउट द होल और एनी पार्ट देयर ऑफ, कि कंप्लीट उसको नहीं बताना, कुछ जो कि जरूरी है वही बताना है, अनलेस द प्रिसाइज वर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर नेसेसरी। अब देखें, इसके साथ ये जो है, ये हमारा जो ये जो सूट है, बेस किस पे खड़ा है, इस एग्रीमेंट पे खड़ा है, इकरारनामा मुआहदा बै। इसमें सारा कुछ बताया गया कि जी ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, ये 10 मरले का क्या है, ये इस पे कोई मुश्तरी मजकुरा को प्लाट मजकुरा की तस्दीक कराएगा, बयान देने का पाबंद होगा, जानने का पाबंद होगा, अदालत से डिग्री करवा लेगा, फलां कराएगा, मेरे बाद मेरे वारसन करेंगे, हम साहब बिलाज रजामंदी ये लिख के दिया है, सारा कुछ ये एक डिटेल बताया गया है। अब ये डॉक्यूमेंट आपका सूट क्या है, इस पे बेस कर रहा है, इसी एग्रीमेंट पे, इसी एग्रीमेंट को हम इन्फोर्स करवाने आए हैं। अब ये डॉक्यूमेंट मटेरियल है, जरूरी है,
ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ चंद चीजें इसकी दावे में लिखी हैं कि जी हमने ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये लास्ट में ये डेट होती है, ये डेट, ठीक है, हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था, ये इस डेट को हम हमारा एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, हमने उसमें से जो 5 लाख दे दिए हैं, ठीक है, उसके बाद पोजेशन उसने कहा कि जी मैं करवाना था, मैं करवा दूंगा। अब ये दावा है, तो दावे में ये देखें वही डेट है जो 2/1/2018 को हमने एग्रीमेंट टू सेल लिखा, उसमें से हमने लिखा कि जी 5 लाख देने हैं, जो कि दे दिए हैं, अब वो रजिस्ट्री करवाएगा। पूरा एग्रीमेंट हमने नहीं लिखा उसमें, जो मटेरियल थी, चीजें जो इम्पोर्टेंट थी, हमने सिर्फ वही लिखी है, एक्स्ट्रा हम नहीं लिखते, ठीक है। ला हमें नहीं कहता कि जी पूरा जो डॉक्यूमेंट आपका इसी तरह, तो आपके 10 डॉक्यूमेंट हैं तो वो सारे 10 डॉक्यूमेंट लिख दें, तो वो तो कोर्ट भी कभी पता नहीं चलेगा। इस तरह आपकी जो प्लेंट है या रिटर्न स्टेटमेंट होगी वो 50 पेज पे चली जाएगी, नहीं, आपका जो मटेरियल डॉक्यूमेंट होता है उसका आप हवाला दे देते हैं, ठीक है, और उसमें जो की वर्ड्स होते हैं वो आप लिख देते हैं, ठीक है, वो लिख देते हैं। आगे 10 कहता है वेयर एवर इट इज मटेरियल, जब जरूरी हो टू अलेज मैलिस, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन या नॉलेज और अदर कंडीशन ऑफ द माइंड ऑफ एनी पर्सन, इट शैल बी सफिशिएंट टू अलेज the same as without setting out the circumstances from which it was inferred। कहता है कि जी जहाँ पे उस पर्सन की बदयंती शो हो रही हो, या उसकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन शो हो रही हो, या उसका कोई नॉलेज आपको शो हो रहा है, तो आपने ये बता देना कि जी अब वो जो है डिफेंडेंट बदयंती पे उतर आया है, बदनीयती पे उतर आया है, और प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ गई हैं तो वो बदनीयती पे उतर आया है, ठीक है। आपने ये नहीं बताना कि सरकमस्टांसेस के जी वो किससे मिलके बदयांती पे उतर आया है, क्या उसने क्या ऐसा किया है, क्या एक्ट किया है, किस एक्ट से वो बदयांती पे उतर आया है, नहीं, आपने सिर्फ ये बताना है कि जी अब वो इनकारी है, और उसकी नीयत में मैल आ गई है, उसकी नीयत में मैल आ गई है। जैसे अब मैं आपको ये दिखाऊं, तो ये देखें, कहता है कि जी अब 1 हफ्ता कबल मुदई ने मुद्दाला से रब्ता किया, वो प्लाट का बयाना बरू इकरारनामा फलां फलां नकल रजिस्ट्री जमा करवाए, मगर पहले तो टाल मटोल तरह, बाद में मुदई इनकारी हो गया, इसलिए ज़रूरी है कि ये किया जाए। और उसके बरखिलाफ एक बदयांती का वो बताता है कि जी अब उसमें वो मैलिस आ गई है, ठीक है, अब वो बदनीयती पे उतर आया है डिफेंडेंट, अब वो डिफेंडेंट बदनीयती, मजीद रकम का मुतालबा किया, जो कि एक, चलो मैं आपको ना एक और दावा निकाल लेते हैं। देखें, इसमें हम लिखे हम बताते हैं, स्पेसिफिक,
इसमें वो बताता है कि जी अब डिफेंडर जो है वो विद मैलिस इंटेंशन वो अपना एक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा। वो डॉक्यूमेंट ये देखें एग्जीक्यूट अ फेवर। ये यहाँ से आपको उसकी पता चलेगा दैट नो a few days ago it is transferred due to hike prices in the locality defendant become greedy who want to sell the property to someone else for higher consideration. They negotiating with some body else for the price. ठीक है, and executing the plaintiff that the come out plaintiff defendant ask them to execute a bond as per agreement of favor of plaintiff receiving the amount. ठीक है, and refrain the plan except with the plaintiff and genuine request from the alienate the properties and possession interfere the property consequence. Defendant agreement to sell and ठीक है। ये जो पैरा है ना, ये पैरा बताता है कि जी वो बंदे की नीयत खराब हो गई है, ये ग्रीडी हो गया है, ये बंदा अब लालची हो गया है, वो किसी और पर्सन को सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि जी अब वो पर्सन जो है वो उसकी नीयत बता रहा है, उसकी नीयत बता रहा है कि जी वो बंदा अब वो अपनी बात से मुकर रहा है। ठीक है, अपनी बात से वो मुकर रहा है कि ये क्या है, उसकी मैलिस है, मैलिस नॉलेज। हम ये मैलिस नॉलेज बताएंगे कोर्ट को कि जी ये बंदा उसने एग्रीमेंट हमारे साथ किया था, उस टाइम जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो 5 लाख थी, मुझे उसने 5 लाख में सेल किया। अब चूंकि 4 साल बाद वो पहले टाल मटोल करता रहा, अब वो बात करने से इनकार हो गया, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी जो 4 लाख की थी पहले 5 लाख की थी, अब वो 10 लाख की है। तो यहाँ पे हमने उसकी इंटेंशन बताते हैं, मैलिस बताते हैं कि जी अब वो प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो उसको उसकी नीयत जो है खराब हो गई है। ठीक है, उसकी नीयत खराब हो गई है, ऐसी कोई उसकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन आती है तो वो भी हमने उसमें मेंशन करनी है। ठीक है, वो भी सर हमने, यानी कि जहाँ पे भी किसी हाँ बदनीयती का इल्जाम हमने लगाना हो। हाँ, तो हमने बता वो जब इल्जाम नहीं कि जी जहाँ पे आपको लग रहा है कि जी ये ऐसा करेगा, जैसे ये है कि जी प्राइसेस अप हुए हैं तो वो अब अपना एग्रीमेंट को परफॉर्म करने से इनकारी हो गया है। ठीक है, तो वो आपने अपने प्लेंट में बताना है। ठीक है, वो आपने अपने प्लेंट में बताना है। जी ठीक है। ठीक हो गया। आगे कहता है नोटिस, कहता है कि जी वेयर इट इज मटेरियल टू allege notice to any person of any fact matter thing, it shall be sufficient to allege such notice unless the form of precise term of such notice or circumstances to which notice is inferred or material। कहता है कि जहां पे नोटिस जरूरी हो तो आपने वो नोटिस भी देने हैं। ठीक है, वो आपने नोटिस भी देने हैं और नोटिस साथ लगाना भी है, नोटिस का हवाला देना है, साथ लगाना भी है। जैसे अब करें ऑर्डर 43, ऑर्डर 43 क्या है, ऑर्डर 43 है
आपकी प्रोसीजर अपील अगेंस्ट आर्डर, ठीक है, अपील अगेंस्ट आर्डर का आर्डर 43 सब रूल उसका रूल 3 वो ये बताता है कि जी जब आपने अपील करनी है तो पहले आपने नोटिस करना है डिफेंडेंट को। आर्डर के खिलाफ अपील करनी है तो डिफेंडेंट को आपने नोटिस करना है। हम पहले 4 दिन पहले नोटिस करवाते हैं और नोटिस की कॉपी उसी अपील के साथ लगाते हैं कि ये देखें वायलेट हमने पहले नोटिस करवा दिया है, हमने पहले नोटिस करवा दिया है। तो ये भी वही है कि जी आपने इस तरह का कोई नोटिस है तो वो भी आपने उसको मेंशन करना है, ठीक है, वो भी आपने उसको मेंशन करना है। अब डिटेल में जाने से टाइम काफ़ी लग जाता है, मैं अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आर्डर 43 आप निकालें, आर्डर 43 मैं दिखाता हूँ आपको। ये आर्डर है आपका 26 आर्डर, ये आर्डर 41 है, ये आर्डर 42 और ये 3 है, ठीक है। अब ये देखें कि वो कहता है कि जी नोटिस आपने करने हैं डिफेंडेंट को, नोटिस बिफोर प्रेजेंटेशन अपील, कि जी आपने नोटिस भेजना है, आपने नोटिस भेजना है अपील करने से पहले। वेयर अपील अगेंस्ट आर्डर इज प्रेफर्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट द अपीलेंट शुड बिफोर प्रेजेंटिंग अपील से नोटिस ऑफ अपील टू रिस्पोंडेंट और हिज एडवोकेट बाय डिलीवरिंग कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। जो आपने अपील तैयार की है वही नोटिस आपने उसको भेजने भी हैं, किसको, आपके रिस्पोंडेंट्स को, जिसको आप रिस्पोंडेंट बना रहे हैं। तो वो नोटिस वो उसका आप जिक्र लाजमी करेंगे, वो आपकी जो प्लीडिंग होगी उसमें वो आप नोटिस का जिक्र लाजमी करेंगे, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं, आर्डर 6 हम पढ़ रहे हैं कि जी आपका दावा में आपने क्या क्या लिखना है, आपके प्लेंट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी वो हम पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। ये नोटिस था। आगे कहता है इम्प्लाइड कंट्रैक्ट एज टू रिलेशन, ये इसको छोड़ दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आगे कहता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कि जी कोई चीजें जो कि आपको लगता है कि जी कोर्ट को पता है, ठीक है, वो डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, कि जी आप बताएं कि जी ये हम अपील फाइल कर रहे हैं, ये इसका नोटिस जो है सेक्शन 80 का सीपीसी के वाले से या आर्डर 43 रूल 55 का जो नोटिस कोर्ट कहती है वो हमने दे दिया है। तो ऐसा लॉ को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आपको पता है कि जी कोर्ट को पता है लॉ का, वो लॉ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने यही समझना है, जो प्रिजम्पशन कोर्ट को पता चीजें पता है वो आप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कहता है नाइदर पार्टी इन एनी प्लीडिंग, प्लीडिंग मतलब प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट, allege any matter of fact which the law presume in his favor, ठीक है, और एज टू बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन अदर साइड, किसी दूसरी साइड पे है, तो अनलेस द सेम फर्स्ट स्पेसिफिकली डिनाइड इसी इट इसी जैसे कंसिडरेशन है बिल ऑफ चेंज है वेयर द प्लेंटिफ सू ओनली बिल और ग्राउंड्स, ठीक है। तो कहता है कि जी ऐसी कोई प्लीडिंग में कोई ऐसी प्ली या कोई प्रिजम्पशन जो है वो आपने नहीं लेनी जिसका आपको लगता है कि जी कोर्ट वो आपके फेवर में होगी या कोर्ट को उसका पता है, या जो कि डिफेंडेंट साइड से उसको डिनाई नहीं किया गया, डिफेंडेंट साइड से डिनाई नहीं किया गया। अब देखें एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल सेल की कंडीशंस क्या है, सेल की कंडीशन है कि जी आपका एक तो कंसिडरेशन अमाउंट हो और दूसरा पोजीशन के पोजेशन की डिलीवरी हो, ये क्या है प्रिजम्पशन होती है, ठीक है। ये आपकी प्रिजम्पशन होती है कि जी आपका अगर कोई चीज़ फरोख्त हुई है तो पोजेशन डेफिनेटली डिलीवर हुआ होगा, ठीक है, पोजेशन डेफिनेटली डिलीवर हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई आपको लगता है कि जी जो लॉ जिस चीज़ का आपको फेवर दे रहा है या कोई ऐसी चीज़ जो उसको आपको पता है कि जी कोर्ट